हम लोगों ने लास्ट जो है मनी बिल्स को स्टार्ट किया हुआ था। बिल्स के टॉपिक को हम लोग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। बिल्स का मैं आप लोगों को दोबारा प्रोसेस समझा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। मनी बिल का 4 बिल्स थे, उसमें से फर्स्ट बिल वी हैव स्टार्टेड, दैट इज द मनी बिल। ठीक है भाई। मनी बिल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मनी बिल। हमने इसमें देखना था, सबसे पहली चीज जो चाहिए थी प्रेसिडेंट की अप्रूवल। सबसे पहला क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करेंगे। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं, और वैसे कर ही देते हैं, तो लोकसभा में ही वो बिल जाएगा। ठीक है, लोकसभा उसको पास कर देती है। कौन सी मेजोरिटी, वो भी मैंने आपको लिखवाई थी, सिंपल मेजोरिटी। फिर इसके बाद राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस देती है। राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही उस बिल को वापस भेज सकती है। और अपने पास राज्यसभा सिर्फ 14 डेज के लिए उस बिल को रख सकती है। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, यही टॉपिक आपको इसमें याद रखना है कि सिर्फ यही काम किया जा सकता है, बाकी नहीं। 14 डेज तक रख सकती। 14 डेज तक पास नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल अपने आप पास हो जाएगा। बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं और होगा, बिल अपने आप ही पास हो जाएगा। उसे हम कहते हैं मनी बिल। ठीक है, इस प्रोसेस से पास होने वाले बिल को हम मनी बिल कहते हैं, जिसमें सारी मेन पावर लोकसभा के हाथ में होती है। तो मनी बिल याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 14 डेज पे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कि क्या प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, तो यस ये भी चाहिए। ठीक है। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था फाइनेंशियल बिल, और उसकी 3 कैटेगरीज थी। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, मैंने आपको सेकंड बताया था फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, और तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी मनी बिल। तो 3 तरीके के थे, जिसमें से एक मनी बिल हम लोगों ने अभी किया है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 111, सॉरी 110। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखिएगा। अब फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में क्या फर्क है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है आर्टिकल 117 पार्ट 1 में मेंशन है, और ये मेंशन है आर्टिकल 117 पार्ट 3 में। ठीक है, और ये तो आपको बता ही रखा है आर्टिकल 110, ये इनके आर्टिकल्स हैं। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 इट इज सेम एज मनी बिल, एग्जैक्टली सेम एज मनी बिल। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में क्या चाहिए हमें, फर्स्ट प्रेसिडेंट अप्रूवल। ठीक है, सेकंड लोकसभा में जाएगा सिर्फ, और राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, 14 डेज के लिए रख सकती है। ठीक है, ये था फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, जो कि कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 117 पार्ट 1 में। जबकि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जो कि आर्टिकल नंबर 117 पार्ट 3 में मेंशन्ड है, इसमें ये सब नहीं चाहिए। नो प्रेसिडेंट अप्रूवल, कोई प्रेसिडेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, आप उसको किसी भी हाउस में लेके जा सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस में इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि ऐसे या वैसे, दोनों में से किसी भी हाउस में लेके जाओ, पास कर। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा यहाँ पर, राइट। ये आपको सब कुछ याद रखना है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। ठीक है, इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वो हमारे मनी बिल से पूछे जाते हैं। तो मनी बिल इज मोर इम्पोर्टेंट। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, टू सर्टिफाई किसी भी बिल को कि ये बिल फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है, इट इज डन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसी भी बिल को बताना कि ये बिल कौन सी कैटेगरी में आता है, ये काम किसका है,
लोकसभा का, और राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर है, वो बताएगा कि ये बिल जो है वो कौन सा बिल है, ठीक है, मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, वो सब कुछ यही बताएंगे, ठीक है। ओके, देखिए भाई, मनी बिल में आपको पता है सिर्फ टैक्सेस की बात थी। फाइनेंशियल बिल में सारे इश्यूज, सारे फाइनेंशियल थिंग्स इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा कुछ भी बात हो रही है तो वो फाइनेंशियल बिल होगा। जैसे जीएसटी, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब टैक्स की बात हो रही है तो वो मनी बिल में आ जाएगा, फाइनेंशियल बिल में नहीं आएगा। वही अगर कोई नॉर्मल सा बिल हो रहा है जिसमें सिर्फ नॉर्मल सी जो है फाइनेंसेस की बात हो रही है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। सलीम, ये हम नहीं बताएंगे फाइनेंशियल बिल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, ये पार्लियामेंट का क्राइटेरिया है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं, ये हमें से किसी को नहीं पता क्या क्राइटेरिया है, ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर में लिखा हुआ होता है, तो हमारे लिए वो चीज नहीं है, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 कैटेगरी ऑफ बिल, इन तीनों में आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, तीनों में जितना बताया समझाया है उतना ही पढ़ना है बस। मनी बिल, इससे बाहर कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, जो है बस यही है फाइनेंशियल बिल। अब तीसरी कैटेगरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? CAB, आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल भी साथ साथ लिखते जाइएगा। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं। जैसे हमने क्लास में पढ़ा था प्रियम्बल, है ना, पढ़ा था ना हमने प्रियम्बल को। सो प्रियम्बल के केस में आपको याद हो, हमने प्रियम्बल में चेंज किया, हमने 3 वर्ड्स को ऐड किए, है ना, तो कौन से नंबर का था वो? कौन से नंबर का था भाई? 42nd ईयर 1976। तो हमने प्रियम्बल में जब चेंज किया, प्रियम्बल किसका हिस्सा है? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमने प्रियम्बल में चेंज किया तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज लेके आए, तो एक एक्ट लेके आए थे, एक बिल लाए थे। तो ऐसा कोई भी बिल जिसमें हम वी आर चेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, तो वो टाइप ऑफ बिल कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। व्हेन वी आर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, when we are doing some changes in the constitution, that is categorized as a constitutional amendment bill। जैसे प्रियम्बल वाला एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये सब चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब भाई एक मेरी बात ध्यान से सुनेंगे इधर, अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चेंजेस हो चुके हैं? मैसेज करके बताएंगे कितने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं, हो चुके हैं अब तक। हाँ भाई लिख लेंगे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ 105 चेंजेस, 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अब तक बदला जा सकता है। इट इज परमानेंट। इम्तियाज, ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, ठीक है। तो 105 हो चुके हैं, 104 थे, रिसेंटली 105वां भी हो गया है, तो 105 हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन से याद करने हैं, आपको लास्ट 5 याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंट भी हुए हैं, तो आपको 100 से याद करने हैं। 100 मैं आपको सारा लिखवा देती हूँ, ये वाले जो इंपॉर्टेंट है ना वो आप लिख लो। लिखो भाई मेरे साथ सब लोग इसमें। एक तो है भाई 100 से नंबर का, क्योंकि सेंचुरी वाला नंबर है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। 100 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट है
वो कौन से ईयर में आया था? वो आया था भाई 2015 में। इसमें क्या किया था हमने? वी इंडिया एंड बांग्लादेश ने टेरिटरीज को एक्सचेंज किया था। ठीक है, हमने आपस में टेरिटरीज जो है अपनी उनको एक्सचेंज किया था। इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में, कुछ हिस्सा हमने उनको दिया, कुछ हिस्सा उन्होंने हमें दिया, तो हमने एक्सचेंज कर ली टेरिटरीज आपस में। फिर 101 नंबर का आता है भाई 2016 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं आज के समय में जीएसटी। जीएसटी मनी बिल भी है, जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आता है 102 नंबर का। 102 नंबर का जो आता है ये कब आता है? 2018 में। क्या कहता है ये? कि एक कमीशन बनाई जाएगी जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये बनाई गई, ठीक है, याद रखिएगा। एक कमीशन बनाई गई थी जो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करेगी, वो है 102 नंबर का एक्ट। फिर आता है 103rd नंबर का एक्ट, ठीक है, 103 नंबर का लिखेंगे इसके बाद। ये 103 नंबर का एक्ट 2018 में ही अगेन आया था। इसने क्या बात करी थी? इसने बोला था कि हमें जो है 10% जो है कोटा चाहिए, 10% रिजर्वेशन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दूसरे में कोटा, फॉर किसके लिए देंगे हम? ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस क्या होते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ, एक छोटा सा चेंज करेंगे, 18 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2019 में ये एक्ट आया था। किसके लिए? जब भी हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके लिए था कि अगर उनको एडमिशन्स चाहिए, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनको एडमिशन के लिए 10% कोटा रिजर्व रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। किसके लिए है ये? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है। फिर आता है अपना 104, जो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। ये आता है भाई 2020 में, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। याद कीजिए, एंग्लो इंडियंस मैंने आपको बताया था, एंग्लो इंडियंस हमने पढ़ा था, किसमें से हटा दिए गए? लोकसभा में से। कितने? 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया। बताया था आप लोगों को ये चीज, 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया। ठीक है भाई, ये लिख लीजिएगा। फिर आता है भाई इसी साल अगस्त में होने वाला 105 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 105। ये 2021 में हुआ, मतलब इसी साल नहीं, पिछले साल, क्योंकि आज तो 1 तारीख है, बोलने की आदत पड़ी है ना पर 2020-21 की। सो इसने क्या किया? इसने चेंज किया भाई आर्टिकल 342A को, ठीक है। और क्या लिखा कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे उनके पास पावर होगी इसको यहां तक नोट करो, लिखवाती हूं मैं इसके अंदर। इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये है कि ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें पावर होगी उनके पास अपने खुद से जो है वो लिखने की, रिस्टोर कर दी इस पावर को। लिखो इसके अंदर, स्टेट्स पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। ओबीसी आपको पता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो है उसमें उस लिस्ट में क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये सारी चीजें जो है किसको दे दी गई? यहाँ पर जो
ओबीसी की लिस्ट होती है उसमें स्टेट्स के पास में पावर दे दी गई कि वो अपनी लिस्ट को अपने हिसाब से जो है करेंगे, अपने हिसाब से इसको चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई थी, यहाँ पे भी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। ये सारे के सारे नोट कर दो। ठीक है, नहीं भाई, जो तुम लोग पूछ रहे हो आर्टिकल 370 कोई अमेंडमेंट नहीं है। आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है वो किसी अमेंडमेंट के तहत नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 370 हटा है, एब्रोगेट हुआ है, यहाँ पर ये कोई अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। ठीक है, कोई अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं है। अभी लास्ट पॉइंट में दोबारा बता देती हूँ। लास्ट पॉइंट में स्टेट जो है सारी, उनको पावर दे दी गई है कि अपनी अपनी स्टेट की ओबीसी की लिस्ट पे वो खुद से काम कर सकते हैं। अपनी अपनी स्टेट में जो भी उनकी ओबीसी की लिस्ट आती है उसमें हर स्टेट अपने तरीके से काम कर सकता है। ठीक है भाई, ये लिख दीजिएगा यहाँ तक, ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में खास बात ये है भाई कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। आप लोकसभा राज्यसभा में कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको लोकसभा में लेके जाओ, आपकी मर्जी है आप इसको राज्यसभा में लेके जाओ। ठीक है, वो याद रखना। राइट, इसको याद रखिएगा, इस तरीके की चीजें। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन पता है इससे क्या बनता है? जो ये आपने ये अब तक ये वाली लिस्ट पढ़ी है इनसे बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, इससे आते हैं। ठीक है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपका लास्ट कैटेगरी ऑफ बिल आती है, दैट इज द ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल लिख लीजिएगा 107। जो बिल अभी तक कवर नहीं हुए, मतलब ऐसा कोई बिल जो ना कि मनी की बात कर रहा है, जो ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने की बात कर रहा है, उसे आप ऑर्डिनरी बिल कहोगे। वो बिल जो कि और किसी भी पॉइंट की बात नहीं कर रहा, वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, दो कैटेगरी ऑफ बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल याद रखिएगा। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें वाले बिल में स्पेशल ये चीज है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे फार्म बिल था। फार्म बिल में ना ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, ना ही पैसों की बात हुई। ठीक है, और इसके अलावा डाउरी के ऊपर बिल हो गया। तो ऐसे कोई भी कैटेगरी ऑफ बिल, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऐसी जो कैटेगरी जिसमें ना ही मनी की बात हो रही है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, दैट इज द ऑर्डिनरी बिल ऑफ इंडिया। इसको पास करने के लिए हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी। देखो भाई, चार कैटेगरी लिखी है आपने, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तीनों के लिए मेजोरिटी लिख लो। इसके लिए चाहिए सिंपल, इसके लिए भी सिंपल, इसके लिए चाहिए स्पेशल, और इसके लिए चाहिए सिंपल। मैं आज की क्लास में बताऊंगी आपको ये सिंपल और स्पेशल क्या होती है, समझाऊंगी मैं। ठीक है,
सिंपल क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना, लिखना मत, पहले सुनना बात को। इसका सीधा मीनिंग होता है, मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ बिल पास हो जाता है। बिल पास होता कैसे है, मतलब ऐसे क्या है कि बिल पास हो जाए। जैसे आपको पता है कि स्कूल में हमारा क्या होता था, 33% लाते थे तब पास कहलाते थे। अगर 33% से कम है तो पास नहीं कहलाओगे, राइट। तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी है। अब हमें कुछ परसेंटेज चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, 50% प्लस वन ले आओ प्रेजेंट इन वोटिंग का। एग्जाम्पल से समझना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको लोकसभा का। लोकसभा में कितने पीपल होते हैं भाई, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 543 हैं अब। तो अब क्या हुआ, 543 मेंबर्स हैं। तो मान लो आज आज कौन सी डेट है, आज है हमारी 1 जनवरी 2022। इस 1 जनवरी 2022 को एक बिल पास करना है हमें, ठीक है, कोई भी बिल है XYZ। और आज के दिन आए, आपको पता है लोकसभा में सारे लोग तो आते नहीं है, सारे मिनिस्टर्स तो आते नहीं। तो 543 में से मान लेते हैं आज के दिन प्रेजेंट कितने हैं, 302। बाकी क्या है, एब्सेंट है। ये है प्रेजेंट। अब ये तो हो गया प्रेजेंट वाला पार्ट, ये वाला। अब आओ वोटिंग पे। अब इन 302 में से दो लोग कह रही हैं, मतलब मान लो दो लोग हैं कोई भी, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये बिल तो हम पास ही नहीं करेंगे, हम तो वोट ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने वोट करने से मना कर दिया। मैं एग्जांपल दी हूँ सिर्फ ये। तो कितने बच गए, 300 बच गए। मतलब 300 वो लोग हैं जो इस दिन को, 1 जनवरी को प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। इस 300 का आप निकाल दो, 50% प्लस वन क्या बन जाएगा, 151। 151 अगर वोट्स मिल जाती हैं उस बिल को लोकसभा में, तो वो बिल क्या मान लिया जाएगा, पास, वरना फेल, ठीक है। तो ये नंबर चाहिए पास करने के लिए। और ये सिंपल मेजोरिटी जो टॉपिक पढ़ा आपने, ये हम यूज करते हैं मनी बिल को पास करने में, फाइनेंशियल बिल को पास करने में, और ऑर्डिनरी बिल को पास करने में। इन 3 केसेस में हम इस टाइप की मेजोरिटी को यूज करते हैं। मुझे बताएंगे सिंपल मेजोरिटी क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो करके बताओ मुझे सब लोग टेक्स्ट में, ये क्लियर हुआ या नहीं, सिंपल मेजोरिटी एग्जाम्पल के साथ। ये 302 लिखा है मैंने रफली, 302 से 400 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने अपने हिसाब से नंबर लिख लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे। 302 का मैं 300 कर दूं और 151 कर दूं, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन के लिए। बाकी ये नंबर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है ना कितने बच्चे आए हैं, प्रेजेंट कितने हैं, मतलब बच्चे नहीं, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बच्चे बोलने की आदत है ना, टीचर हूं ना, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको। तो ये सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है, ठीक है। हाँ, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करके समझा देती हूँ, ठीक है। हाँ जावेद, वॉइस वोटिंग अलग होती है, ये नहीं होती। वॉइस वोटिंग में पता है क्या होता है, एक ना कॉन्सेप्ट होता है वॉइस वोटिंग का, VOICE वोटिंग। ये बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब सामने बैठा है चेयरमैन, वो बोलेगा मेंबर्स को जिसके सामने बैठे हुए हैं कि चीखो, जितना जोर से उसको सुनाई देगी ना आवाज यस और नो की, मतलब जो उसको ज्यादा सुनाई दी, यस या नो, बिल पास हो जाएगा। अगर उसको यस सुनाई दी तो हो जाएगा बिल पास, अगर उसको नो सुनाई दी तो बिल पास नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो ये एक होती है वॉइस वोटिंग, मतलब आप लोग चीखो, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं आप लोग चीखो, आप लोग चीखना शुरू हो गए, मेरे को जो आवाज सुनाई देगी यस और नो की, मैं उस हिसाब से मान लूंगी कि हाँ या ना कह रहे हो आप लोग। मतलब मैंने कोई लिखित में नहीं लिया, रिटर्न किसी से नहीं हुआ, बस चीख रहे हैं लोग सामने और वोटिंग से पास हो गया। फार्म बिल ऐसे ही पास हुआ था, तभी तो बहुत विवाद उठे थे कि इतना बड़ा बिल वॉइस वोटिंग से कैसे पास हो सकता है, मतलब ऐसी चीजों को आप ऐसी, मतलब इतने बेकार तरीके से पास कराओगे बिल को, इतने बड़े बिल को, तो काफी इसीलिए तो विवाद उठा था उसके ऊपर। हाँ भाई, परविंदर सिंह कह रहे हैं इफ 400 प्रेजेंट देन हाफ इज 200 प्लस 1, 201। यस परविंदर, दिस इज राइट।
ठीक है, हाफ कितना हो जाएगा उसका, 400 प्रेजेंट है और 400 में से, और वोट भी 400 कर रहे हैं, तो उसका 50% प्लस 1 मतलब 201 लोग वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। ये है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, उसको याद रखिएगा, फिर इजी है ये। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और मेजोरिटी बताई इधर, स्पेशल। ये तो बड़ी ही सिंपल है। ठीक है, इसका नाम स्पेशल है पर ये है बहुत सिंपल सी। स्पेशल मेजोरिटी इसे कहते हैं भाई 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ठीक है, क्या करूं, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 543। इसका निकाल लो भाई 2/3, कितना आएगा मुझे बताओ जल्दी कैलकुलेट करके। ऐसे ही 245 होते हैं राज्यसभा में, इसका निकाल लो तुम 2/3, जितना आएगा वो आंसर है। ठीक है, इतना नंबर ऑफ वोट मुझे निकाल के बताओ भाई कितने आएंगे, उतने नंबर ऑफ वोट जरूरत होती है पास करने के लिए। बस ये है स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 किसका, टोटल स्ट्रेंथ का, जितनी पूरी स्ट्रेंथ है उसका 2/3। एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितने आएंगे। ओके, 362 आंसर आ गया है, 362। और ऐसी राज्यसभा का भी बताओ कितना आएगा, 245 का। आई थिंक कुछ 170 आना चाहिए। एक बार जरा कैलकुलेट करो। 163, ओके, 163 कुछ ऐसा आंसर्स आएंगे। और इतने नंबर ऑफ वोट अगर मिल जाती हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करा सकते हैं। समझ रहे हो, इसे कहते हैं मेजोरिटीज। तो ये मेजोरिटी यूज की जाती है हमारे पार्लियामेंट में बिल को पास कराने के लिए। ठीक है, ये दो तरीके की मेजोरिटी थी, कहाँ पे, पार्लियामेंट में यूज की जाती है। पार्लियामेंट में ही मेजोरिटीज को बिल पास करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई, ये पूरा आपको प्रोसेस, आपको 4 बिल्स प्लस 2 मेजोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना इन 4 बिल्स और मेजोरिटीज पे। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि सिंपल मेजोरिटी से ही डील करता है, इसलिए मैं अभी करवाऊंगी। ठीक है, हाँ जी उमरान, दोनों हाउसेस से वोट चाहिए, ऐसा नहीं है, नो नो, दोनों हाउसेस से चाहिए, तभी मैंने दोनों हाउसेस लिखे हैं। इस हाउस में, इसमें इस नंबर से पास होना चाहिए, फिर इस हाउस में जाएगा, इस हाउस में इस नंबर से पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस में पास होगा। फिर यहाँ पे जो है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन मार देंगे, बिल पास हो जाएगा। दोनों हाउसेस में मेजोरिटी चाहिए, दोनों में। आफाक, मनी बिल में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मनी बिल सिंपल, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्पेशल चाहिए, बाकी तीनों कैटेगरी में सिंपल से काम चल जाता है। सिंपल एक और जगह यूज होती है, वो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ अब। इसके बाद एक टॉपिक की हेडिंग बनाएंगे आप लोग, जॉइंट सेशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट शाकिर। बिल का मतलब होता है, ठीक है, बिल होता है कि अभी पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है। अगर इस बिल पर, ये बिल गया लोकसभा, ये बिल गया राज्यसभा, ठीक है, पास हो गया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तब ये एक्ट बन जाएगा। अभी तक बिल है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किए, ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर हो गया भाई ये चीज। हाँ, फार्म बिल भी ऐसा ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई तो वो एक्ट बन गया है अब, लेकिन वो फार्म बिल के नाम से फेमस है, तो बस उसको फार्म बिल ही कहते हैं। जावेद, आज की मॉर्निंग का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, हाँ मैंने सर को तो फॉरवर्ड कर रखा है, सर ने नहीं किया अपलोड, मैं सर को मैसेज डाल देती हूँ कि अपलोड कर दो, क्योंकि मैंने तो मॉर्निंग में जैसी क्लास खत्म हुई सर को सेंड कर दिया था। ठीक है, ओके, ठीक है भाई।
अब देखो जरा एक चीज, हो गया है अपलोड। अच्छा, एक बार चेक करो भाई, बाकी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि अपलोड हो चुका है। जावेद चेक कर लेना एक बार, बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अपलोड हो गया है। और मेरी सर से भी बात हुई थी साइंस को लेके, तो वो कह रहे थे कि साइंस की भी क्लासेस लगा रहे हैं वो, कल से मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास। वो बोल रहे थे कि क्लासेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भाई ज्वाइंट सेशन। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे ज्वाइंट सेशन। आर्टिकल 108 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने आर्टिकल 108 नहीं पढ़ा। ये क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, अभी तक हम देख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा अलग अलग, इसमें क्या होगा? ज्वाइंट मतलब साथ बैठेंगे। क्यों बैठेंगे साथ? क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया है? डिसअग्रीमेंट। बात में कोई मतलब दोनों एक बात में मान नहीं रहे हैं, या डेडलॉक हो गया है। मतलब क्या हुआ? जैसे यार होता है ना, अपने घर में भी होता है, भाई बहन की लड़ाई हो रही है तो क्या करते हैं? मम्मी पापा क्या कहते हैं? आमने सामने बैठो, अपनी बात को सुलझा लो। कहते हैं ना कि लड़ो मत, बात को सुलझा लो, आमने सामने बैठो, डिस्कशन करो और फिर सुलझाओ। वही होता है लोकसभा राज्यसभा में। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक बिल पास कर रहा है, एक बिल पास नहीं कर रहा। तो क्या होता है? प्रेसिडेंट, इनसे जो ऊपर बैठे हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई आओ दोनों इकट्ठा बैठो और बैठ के डिस्कशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इस मीटिंग को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं ज्वाइंट सेशन को। पहला क्वेश्चन इससे कि कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, तो सुलझाने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो भाई अब बहुत बड़ा हॉल है पार्लियामेंट का, जहाँ पे 800-900 लोग आ सकते हैं, सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट में। तो वहां पर उस जगह पे लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245, मतलब 788 पीपल एक साथ आके बैठते हैं। ठीक है, सारे लोग एक साथ आके डिस्कशन करते हैं और बैठते हैं। और यहाँ पे जो बिल पास होता है वो कौन सी मेजोरिटी से होता है? जो हमने अभी पढ़ी, सिंपल मेजोरिटी। ये बिल सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास करवाया जाता है। लिख लीजिएगा ये पॉइंट्स। ठीक है भाई, जो भी हमने पढ़ा सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उससे पास कराया जाता है। अब इन 788 पीपल के सामने चेयरमैन कौन है? मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग मतलब जो उन 788 पीपल को संभाल रहा है। कौन है भाई? यहाँ पे होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये पावर दी गई है। ठीक है, मैम प्रेसिडेंट मैम नहीं होते। बोलिए। मैम रिपीट कीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, और वो यहाँ पे आके जो है इसमें खुद से जो है, मतलब पूरा जॉइंट सेशन। हाँ पूरे ज्वाइंट सेशन में स्पीकर ऑफ लोकसभा सामने बैठते हैं। मतलब 788 पीपल के सामने, मतलब 788 में से एक कम हो जाएगा क्योंकि स्पीकर सामने हो गया, तो 787 पीपल के सामने स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठे होते हैं। क्यों ठीक, मैम? पावर दी गई है उनको, ये क्या बात होती है? अब 788 पीपल सामने बैठे हैं, तो उनमें से किसी एक को तो पावर देनी पड़ेगी ना कि वो उनको संभाले। तो उनको दे दी गई पावर कि आप ही संभालो भाई। ठीक है, अब बात ये आती है कि मान लो स्पीकर ऑफ लोकसभा अवेलेबल नहीं है, या वो है नहीं, तो कौन आएगा इनकी जगह पे? डेप्यूटी स्पीकर। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये पर्सन आएगा। ठीक है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब सवाल आता है भाई कि आज तक कौन से केसेस में जो है हमने जॉइंट सिटिंग करवाई है? तो भाई हमने 3 केसेस में कराई है आज तक, 70-71 सालों में सिर्फ 3 बार हुआ है ऐसा। ठीक है, कब कब? एक आया था बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल।
जो कि 1961 में आता है, तब कराई जाती है जॉइंट सेशन, बिल पास हो जाता है। फिर आता है एक और बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, यह आता है 1978 में। और लास्ट आता है पोटा 2002 में। पोटा क्या चीज है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मतलब टेररिज्म के ऊपर इस बिल को लाया जाता है 2002 में। तो ये 3 केसेस में आज तक जॉइंट सिटिंग हुई है, ईयर भी याद रखिएगा। इन 3 केसेस में हुई है, बाकी आज तक कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं हुई है। लिख लीजिए यहां तक। इट इज 1978, ठीक है, 6 नहीं है, 1978 है। नन भाई सबका यहाँ तक? डन, ओके। तो ये याद रखिएगा, जॉइंट सेशन में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जावेद कि 26 जनवरी, नहीं नहीं जावेद, इस बार 26 जनवरी को इस बार तो खैर नहीं, इससे पहले जो है 70 साल के लिए इकट्ठा बुलाया था। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये था कि उन लोगों ने बैठ के इकट्ठा जो है डिस्कशन किए थे, बट ये नहीं था उसके अंदर कि उन्होंने बैठ करके उसमें कुछ बिल पास किया था, बिल नहीं पास किया था, ठीक है। सो डोंट वरी, वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं थी, इन 3 केसेस में ही हुई है, ठीक है। लिख लीजिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, यहाँ तक सबका डन हो गया, आगे बढ़ लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसको। ओके, एक और क्वेश्चन आया है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर टू डाई इन ऑफिस। ओके, पहले लोकसभा स्पीकर जिनकी अपने ही जो है अपने टाइम पीरियड में डेथ हुई थी, तो भाई लिख लीजिए, 2 हैं आज तक रहे हैं, राइट डाउन द नेम्स। 2 लोकसभा स्पीकर टू डाई इन ऑफिस, मतलब अपने कार्यकाल में। ऑफिस का मतलब ये नहीं वो ऑफिस में बैठे थे, ऑफिस का मतलब कि अपने टाइम पीरियड में जिनकी डेथ हुई है। एक तो भाई फर्स्ट स्पीकर GV मावलांकर, और दूसरे ऐसे पर्सन थे GMC बालयोगी। ये 2 ऐसे स्पीकर्स हैं जिनकी डेथ अपने ही टाइम पीरियड में अपने ऑफिस में हुई है, ठीक है। और ऐसे एक लोकसभा स्पीकर जिन्होंने खुद से रिजाइन किया है, किसने किया है भाई? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ईयर बता देती हूँ, डेट क्या करोगे, ईयर लिख लो। ईयर था इनका 1956,
ये थे 1952 से 56 तक। 52 में पहली बार लोकसभा बैठती है तो ये पहले स्पीकर थे, और 56 में इनकी डेथ हो जाती है। और GMC बाल योगी, ये जो पर्सन है, इनकी 2002 में डेथ होती है। और नीलम संजीवा रेड्डी रिजाइन देते हैं 1977 में। वैसे ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अनअपोज्ड PM भी थे, बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये देते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, एक रिजाइन देते हैं, और एक दूसरे देते हैं गुरदयाल सिंह, गुरदयाल सिंह 1975 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, इससे मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, लिख लो। आप लोग बताओ, किसी को पता हो तो। ये किसी बुक में नहीं लिखी होती हैं चीजें, ये आपको खुद से पढ़नी होती है, अलग अलग जगह से, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार नजर मारनी पड़ेगी पूरे के पूरे टॉपिक्स पे, मतलब देखना पड़ेगा। तो वैसे इसका आंसर लिख लेंगे भाई, ये मैंने, लिख लो आप, बलराम जाखड़। ये करीब करीब 9 साल तक लोकसभा के स्पीकर है, करीब करीब 9 साल तक, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये इंदिरा गांधी के टाइम में भी थे और राजीव गांधी के टाइम में भी थे, बलराम जाखड़, ठीक है भाई। ये डाउट्स हो गए आपके क्लियर? और कोई तो नहीं है, कोई डाउट आया हुआ? ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हाँ, 0R वगैरह भी कर रहे हैं, यहाँ तक डन शीट में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, इनको नोट करके लर्न जरूर रखिएगा। अब देखो भाई और क्या होता है पार्लियामेंट में। डन, ओके। एक सेकंड रुकेंगे, मैं इसमें शीट और ऐड कर दूं। हाँ भाई, अब क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर मान लेते हैं ये लोग सुबह 11 बजे आए, ठीक है, सुबह 11 बजे से 12 बजे, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गया, और फिर ऐसी 5 हो गई। मान लो इनकी जॉब 11 से 5 वाली है, ठीक है, ऑलमोस्ट यही एवरेज होता है। तो जो ये पहला घंटा होता है, ये किसके लिए रिजर्व्ड होता है? क्वेश्चन आर, ये लिखो, ऐसे ही बनाओ मेरे साथ साथ। दूसरा घंटा होता है 0R, फिर इनका हो जाता है लंच, फिर ये इनका होता है एजेंडा, ठीक है। ये होता है इनका पूरे दिन का सेट स्केड्यूल। अब इसमें क्या क्या करते हैं, काफी चीजें हैं, ठीक है। पहले तो आता है क्वेश्चन आवर, जैसे कि ये नाम से आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, सवाल जवाब, ठीक है। कौन किससे सवाल करता है, लिखो भाई, प्राइवेट मेंबर आस्क्स क्वेश्चन टू, किससे, पब्लिक मेंबर। प्राइवेट मेंबर पब्लिक मेंबर से क्वेश्चन पूछता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये प्राइवेट पब्लिक कहाँ से आ गया, ये तो बताया नहीं कभी। तो देखो भाई, प्राइवेट मेंबर होते हैं दोज हु आर नॉट मिनिस्टर्स, और पब्लिक दोज MP हु हैज मिनिस्ट्री, ठीक है। देखो क्या होता है, मैं आपसे सीधा सवाल करती हूँ। आप लोगों को पता है अमित शाह का नाम सबने सुना है, अमित शाह के पास मिनिस्ट्री है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, पब्लिक मेंबर, क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स है उनके पास। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पब्लिक मेंबर, क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्री है। सो ऐसे पर्सन, ऐसे MP, ठीक है, ऐसे MP जिनके पास कोई मिनिस्ट्री होती है,
उनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक मेंबर। ठीक है, ऐसे मिनिस्टर्स। अब मैं तुमसे सवाल करूं, राहुल गांधी, तो क्या राहुल गांधी के पास कोई मिनिस्ट्री है? नो। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे प्राइवेट मेंबर। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे मिनिस्टर, ऐसे पीपल जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, वो कहलाते हैं प्राइवेट मेंबर। और ऐसे लोग जिनके पास मिनिस्ट्री है, वो कहलाते हैं पब्लिक मेंबर। सो प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं पब्लिक मेंबर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास मिनिस्ट्री है, पब्लिक मेंबर के पास मिनिस्ट्री है, तो सवाल किए जाएंगे उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, फैक्सू, मैंने ये टाइम लिखा है, सुबह 11 बजे, फिर 12 बजे, ठीक है, फिर 1 बजे, 2 बजे, और फिर 5 बजे। पहले 11 से 12 बजे तक क्या होता है इनका? क्वेश्चन आवर। फिर 12 से 1 बजे इनका जीरो आवर। फिर लंच हो जाता है, फिर ये बैठ के डिस्कशन करते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, वो सब होता है। ठीक है, जीरो आवर, शाकिर रुको अभी आते हैं जीरो आवर पे, पहले क्वेश्चन आवर कवर करेंगे फिर जीरो आवर पे आते हैं। तो पहला घंटा क्या होता है? फर्स्ट आवर इज ऑफ क्वेश्चन आवर, मतलब जो जिससे सिर्फ सवाल करेंगे, मतलब सिर्फ सवाल, जैसे आप कह लो डाउट क्लासेस, सिर्फ डाउट्स ही पूछने। मतलब प्राइवेट मेंबर पब्लिक मेंबर से सिर्फ सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई अब तुम जवाब दो, सिर्फ कि तुमने क्या किया है आज तक, तुम जवाब दो, हमें फैक्ट्स लेके आओ, हमारे सामने फिगर्स पेश करो, ये सब चीजें। समझ रहे हो ना? तो ये काम किया इन्होंने, सही है, बहुत बढ़िया काम। यहाँ पे ये होता है। और क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूँ आपके सामने, इसको नोट करिएगा। 3 तरीके के, नहीं, एमएलए नहीं होता, एमपी ही होता है। कोई ऐसा एमपी जिसके पास मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा एमपी जिसके पास मिनिस्ट्री नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर है। एग्जाम्पल राहुल गांधी, क्योंकि वो एमपी है लेकिन मिनिस्ट्री नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन आर में एग्जाम्पल पब्लिक मेंबर में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो कि एमपी भी है और मिनिस्ट्री भी है, तो वो हो जाएंगे पब्लिक मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पब्लिक और प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं, लिखो, स्टार्ड, अनस्टार्ड, और तीसरी कैटेगरी होती है शॉर्ट नोटिस। ठीक है, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ड में क्या हो गया? एक ऐसे स्टार बना आता है, किसी क्वेश्चन पे स्टार बना आ रहा है, किसी क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो कैटेगरी है। स्टार्ड अगर बना हुआ आ रहा है और वो क्वेश्चन जो है वो ग्रीन कलर में आ रहा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ग्रीन कलर में आ रहा है और उस पे स्टार बना हुआ है, वो स्टार्ड क्वेश्चन है, और वो आंसर आपको ओरली देना है। ठीक है, ओरली आपको उसका आंसर प्रोवाइड करना है। और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसपे कोई स्टार नहीं बना और जो कौन से कलर में आ रहा है? वाइट में, उसका आंसर आपको रिटर्न देना है। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसपे कुछ नहीं बना, जो कौन से कलर में आ रहा है, यहाँ पे वो कलर एक्चुअली है नहीं, तो इसी से लिख देते हैं, अगर वो लाइट पिंक कलर में आ रहा है तो उसका आंसर आपको 10 दिन में देना है। ठीक है, 10 दिन में आप उसका आंसर ओरली दोगे। तो 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और कौन सा स्टार्ड है, कौन सा अनस्टार्ड है, कौन सा शॉर्ट नोटिस है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेंगे सारी चीजों को, कि कौन सा क्या कैटेगरी में आएगा, मतलब क्या किस टाइप का, हर चीज को स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया गया है। समझ रहे हो? इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल, आफाक क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं ना, कि आपको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, ये 10,000 करोड़ रुपए कहाँ लगे,
कौन सी स्कीम में लगे, वहां तक नहीं पहुंचे, यहाँ तक नहीं पहुंचे, वही सवाल जो आपको पता है पूछे जाते हैं। सरकार से हम लोग भी करते हैं, सरकार से सब लोग करते हैं, वही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है क्वेश्चन आवर में, क्वेश्चंस पूछने का सिलसिला। तो होता क्या था एक्चुअली में, 1950 में ये क्वेश्चन आवर 2 घंटे का हुआ करता था। अब सोचो 2 घंटे तुमसे कोई सवाल ही सवाल पूछता रहे तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। हर रोज तुमसे सवाल पूछ रहा है कोई। तो क्या किया हमारे यहाँ पे लोगों ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 आवर्स को रिड्यूस करके 1 आवर कर दिया। इन्होंने कहा ये 2 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही सवाल हो जाते हैं, इतने तो जवाब ही नहीं है अपने पास। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आवर को 1 घंटा कर दिया और उसकी जगह अगले घंटे में 0 आवर लिया। ये एक और घंटे का लिया है। तो पहले ये 2 घंटे का था, इसको अब 1 घंटा कर दिया और फिर 0 आवर एक और लिया है। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं होता। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ खाली बैठो, बहुत क्वेश्चन हो गए 1 घंटा, अब खाली बैठो। तो इसके अंदर अब खाली बैठते हैं। ठीक है ना। तो ये होते हैं इसमें सवाल जवाब का सिलसिला। ये 0 आवर न्यूज में था क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि इस 1 घंटे को आधा घंटा करना पड़े, आधा घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा ही सवाल जवाब हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ इसमें दिक्कत आती है, कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में हम इसको 1 घंटे की जगह आधा घंटा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में भी था। तो पहले यहां तक लिखो, फिर 0 आवर में लिखवा देती हूँ। 0 आवर क्या है, टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड, किसके बीच में टाइम गैप, 0 आवर किसके बीच में आता है, क्वेश्चन आवर और लंच मत बोलना, एजेंडा। ठीक है, लंच को हम थोड़ी काउंट करेंगे इसमें। ठीक है। आफाक ये कौन सी कैटेगरी से होता है, ये कैटेगरी सब कुछ स्पीकर डिसाइड करता है, ये हमें नहीं बताई जाती। ठीक है, स्पीकर डिसाइड करते हैं कौन सी कैटेगरी से होगा, ये स्टार्ड है अनस्टार्ड है या कहाँ है, तो वो सब स्पीकर डिसाइड करता है ना। हमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है, स्पीकर। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है जावेद, किया भी गया है, किया जा सकता है, बट नॉर्मली ऐसा होता है। 0 आवर is a time gap between question hour and agenda of house. ठीक है, लिखो, here we ask questions without prior notice. क्या मतलब है इस बात का, सुनना पहले मेरी बात। यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन आवर में, ये जो सवाल मैंने आपको लिखवाया अभी कि ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल जो हैं, ये सारे सवाल स्पीकर की मर्जी से आते हैं, स्पीकर परमिशन देते हैं तब इनको पूछा जाता है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन 0 आवर में क्या होता है कि यह हम यहाँ पे बिना किसी नोटिस के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हमें अगर लगता है, मतलब एमपी है जो, उनको लगता है कि हमें सवाल करने हैं, तो वो यहाँ पे बिना परमिशन के भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के लिए होता है ये, तो बिना नोटिस के सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है 0 आवर। और लास्ट जो एजेंडा है उसमें बिल्स पास किए जाते हैं, वोटिंग की जाती है, जो हम पढ़ चुके हैं, बिल्स पासिंग, वोटिंग प्रोसेस किया जाता है, वोटिंग प्रोसेस और डिस्कशंस, ये सब चीजें की जाती है। ठीक है, लिख लो सारी चीजें, नोट कर लो। लिख लो भाई यहाँ तक सारी चीजें।
बताओ भाई, यहाँ तक कोई भी समस्या किसी को? तो अब अपने डाउट्स पूछो, ठीक है। 0 आवर रिपीट। मलिक, 0 आवर होता है क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच का टाइम, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पीकर की मर्जी के बिना हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तो हमने क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आवर में हम स्पीकर की मर्जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे स्पीकर बताएगा कौन क्या है, तो स्पीकर की मर्जी से पूछ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 0 आवर में हम स्पीकर की मर्जी के बिना क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पीकर की मर्जी से सवाल किए जाते हैं, स्पीकर की मर्जी के बिना सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से हम सवाल कर सकते हैं। यस, इट हैपेंड इन बोथ हाउसेस। दोनों, ये सारा प्रोसेस दोनों हाउसेस में सेम तरीके से होता है, ठीक है भाई। अब बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? एजेंडा, नरेश, एजेंडा तो कुछ भी नहीं है ना। जो अभी पढ़ा ना हमने कि बिल पास होते हैं, वोटिंग होती है, अभी पढ़ा ना वो बिल को कैसे पास करते हैं, फिर उसमें कौन सी मेजोरिटी लगती है, उस पर वोटिंग कराई जाती है। वही सब है एजेंडा के, कुछ भी नया नहीं है, वही सारी चीजें, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा लिखवाया नहीं। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? हाँ भाई, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। ये मैं तुमसे जो लिखा हुआ है ना शीट्स के ऊपर यहाँ पे, वो मैं तुमसे स्लाइड्स शेयर कर दूंगी इसकी सारी। मैं पूरे नोट्स बनवा ही रही हूँ तुम लोगों को सारी चीजों के, ठीक है। तो मैं शेयर कर दूंगी तुमसे। पर तुम लोग मुझे बताओ, क्लियर हो गया भाई सबको? सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, क्लियर और नॉट क्लियर का जो भी है।